Okay, welcome back to corporate finance class. Today we will discuss about the annuities. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एन्युटीज क्या होती हैं और ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एन्युटी क्या होती है। बेसिकली एन्युटी ये एक सीरीज होती है जिसमें हम इक्वल पेमेंट्स या देते हैं या रिसीव करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंट पीरियड। मतलब आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट है, चाहे वो आप बैंक को दे रहे हैं चाहे आप खुद ले रहे हैं, और आपने इक्वल नंबर ऑफ हर टाइम पीरियड में इक्वल पीरियड के अंदर आपने उसको फॉरवर्ड करना है। मतलब अगर आपके हर टाइम पीरियड में अगर आपने 4 साल का लोन लिया है तो 4 साल के लोन में आपने हर साल जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो आपने सबमिट करवानी है। इस तरीके से अगर आपने पेंशन है, इंश्योरेंस है, अगर आपके पास वो चीज़ है तो अल्टीमेटली वो आप इक्वल अमाउंट में आपको इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर सर्ट पीरियड के अंदर आपको ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि आपके पास इक्वल पेमेंट्स हैं, इसमें दो चीजें हैं, इक्वल पेमेंट्स हैं और इसमें इक्वल नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। यानी कि आपने पेमेंट को और टाइम को इक्वल नंबर ऑफ पीरियड में डिवाइड करेंगे तो उसमें आप पेमेंट्स कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, दैट सीरीज इज कॉल्ड एनुटी। अब एनुटी जो है ये बेसिकली इसमें दो टाइप्स की है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास एनुटी है वो है ऑर्डिनरी एनुटी। ऑर्डिनरी एनुटी के अंदर क्या होता है कि आप पेमेंट देते हैं या आप रिसेप्ट रिसीव करते हैं हर साल हर टाइम पीरियड के एंड पे। यानी कि अगर आपने 4 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किया है तो आफ्टर एवरी 1 ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, एंड ऑफ द ईयर टाइम पीरियड यू विल गेट द मनी। तो इसी तरीके से जो एनुटी ड्यू होती है ये क्या होती है कि बिफोर द पीरियड, यानी कि आपके पीरियड स्टार्ट होने से पहले एट द फर्स्ट टाइम पीरियड आपने वो पेमेंट जो है या रिसेप्ट है वो अकर होती है। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट लोन पेमेंट्स, स्टूडेंट लोन पेमेंट्स है, अगर स्टूडेंट बैंक से लोन लेते हैं तो देन दे हैव टू पे बैक द लोन इन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यानी कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया फॉर 2 ईयर्स लिया और फॉर 4 ईयर्स लिया, आपने वो 10 लाख का जो लोन है विद इन 2 ईयर्स इक्वल जो इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। देन वी हैव अ कार लोन पेमेंट, यानी कि आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए आप लोन लेते हैं, दैट्स फॉर एग्जांपल 30 लाख फॉर 5 ईयर्स। तो अब आपने 5 ईयर्स के 60 मंथ्स हैं, आपने 60 मंथ को 25 लाख जो आपने लोन लिया उस पे इक्वल अमाउंट में रिटर्न करना है। दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ एनुटी। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी कि आपने लाइफ इंश्योरेंस है, जो फायर इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस आप करवाते हो उसके अंदर आप इक्वल अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो एवरी ईयर या एवरी जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो पे आउट करते हो। देन नेक्स्ट वी हैव अ मॉर्गेज प्लान पेमेंट्स। मॉर्गेज पेमेंट्स यानी कि आप लोन लेते हो घर बनाने के लिए, आप इक्वल अमाउंट के अंदर जो है मॉर्गेज पे करते हो every month or every year or every 6 months. It depend upon your frequency of returning the loan. तो आप के पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एनुटीज की। इसमें स्टूडेंट लोन्स के बारे में बात की, कार लोन्स, इंश्योरेंस, मॉर्गेज। अब उसके बाद हमारे पास ये सारी टाइप्स है। अब अगर आपने हर साल या एंड ऑफ द पीरियड आपने पेमेंट करनी है तो आपकी वो सीरीज है, वो जो आपका लोन टाइप है, दैट्स ऑर्डिनरी एनुटी। और अगर एट द बिगिनिंग करनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फर्स्ट ईयर न्यू ईयर, तो आप वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपकी एनुटी ड्यू है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ मैंने लास्टली वी हैव अ रिटायरमेंट प्लान, सेविंग प्लान, यानी कि आप सेव करते जाते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ या एवरी ईयर। उसके बाद जो आप आफ्टर योर रिटायरमेंट यू विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी एनुटी की एग्जांपल है। एट द जीरो एट द फर्स्ट टाइम पीरियड, यानी कि आपने कुछ पेमेंट की टुडे, after 1 year you have to pay $100, after 2 year you have to pay $100, after end of the 3 period you have to pay $100। अब इसमें देखो कि आपके पास 0 से 1 तक इन 1 ईयर है, 1 से 2 तक 1 ईयर है, तो इसमें जो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो बेसिकली के इक्वल है, यानी कि 1 ईयर, 1 ईयर एंड 1 ईयर। और सेकंड नंबर पे आप देखें आपके पास अमाउंट जो है वो 0 to 1 $100 है, 1 to 2 $100 है, 2 to 3 $100 है।
तो इट मीन दैट यू हैव अ इक्वल टाइम ऑफ पीरियड, यानी एंड इक्वल जो पेमेंट अमाउंट है या इक्वल रिसेप्ट है वो आपके पास है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी. आई रिपीट अगेन, आपके पास इसमें 3 पीरियड्स हैं, आपने इनको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया टाइम पीरियड को. लेट्स से ईयर्स, फर्स्ट ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. उसके बाद आपके पास जो रिसेप्ट पेमेंट है या आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी हर साल के एंड ऑफ द वन फर्स्ट पीरियड $100 है, एंड ऑफ द सेकंड पीरियड $100 है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर $100 है. तो ये बेसिकली क्या है, इक्वल कैश फ्लो है इन ईच पीरियड. यानी कि अगर इक्वल कैश फ्लो हो इन ईच पीरियड हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी. तो इसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी एन्युटी है. अब ऑन अदर हैंड अगर आपके पास बिगिनिंग पीरियड, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर टुडे $100, आफ्टर 1 ईयर $100, एट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर $100, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर $100. तो अब इसमें भी क्या है, इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है इन ईच पार्ट है, लेकिन एट द बिगिनिंग पीरियड पे है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू. तो अब हम हमारे पास अगर दोनों में अगर देखें इस स्लाइड के अंदर हमारे पास ऑर्डिनरी इक्विटी क्यों है, एन्युटी क्यों है. ऑर्डिनरी एन्युटी है ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल है, और जो कैश फ्लो है आफ्टर 1 ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और ये आपके पास ऑर्डिनरी है. ड्यू एन्युटी के अंदर क्या है कि आपका इक्वल अमाउंट ऑफ ईयर भी है, यानी कि ये देखिए टाइम पीरियड भी सेम है और आपकी जो पेमेंट है वो भी सेम है, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी पीरियड है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं. अगर ऑर्डिनरी है, एन्युटी है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर एट टुडे, और 1 जो है टाइम पीरियड है जिसे हम कहते हैं पीरियडिक कैश फ्लो है, और आई इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करता है. तो आर जो है आपकी अमाउंट है जो कि आफ्टर 1 ईयर, आर जो है 2 अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर है, एंड सो ऑन नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड है उस तक. अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी, हम जानते हैं कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू पे ईच ईयर. अब यहाँ पे देखें फ्यूचर वैल्यू जो ऑफ एन्युटी है वो किस पे बिलीव करती है, आर कैपिटल अमाउंट जो भी आपकी पीरियडिक कैश फ्लो है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर. 1 प्लस आर यहाँ पे आई इंटरेस्ट रेट है, एंड n माइनस 1. n माइनस 1 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर माइनस फर्स्ट ईयर. यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 साल के लिए है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास 2 माइनस 1, क्योंकि 2 जो है नंबर ऑफ ईयर्स है और माइनस 1 जो है 1 टाइम पीरियड है. उसके बाद अगर ये वाला की बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम पीरियड माइनस जो है फ्रॉम द नंबर ऑफ ईयर्स. अब यहाँ इस फार्मूले में हमारे पास जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो बराबर होती है किसके, आर जो आपका अमाउंट है कैश फ्लो है, 1 प्लस आर, आर जो है इंटरेस्ट रेट है, एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, माइनस 1 फर्स्ट पीरियड के लिए टोटल में से. यहाँ पे इसी तरीके से आर जो कैश फ्लो है, आई जो है इंटरेस्ट रेट है, एन माइनस 2 सेकेंड टाइम पीरियड, एंड सो ऑन, प्लस आर जो है इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज की पावर माइनस 1, इस मीन सेकेंड लास्ट ईयर. एंड लास्ट ईयर वो आपके पास क्या है, क्या 0. वाई, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर माइनस नंबर ऑफ पीरियड वो 0 है. अब इसी तरीके से अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखें, हमारे पास 7% इंटरेस्ट रेट है, और हमने 7% इंटरेस्ट रेट को जो हमारे पास $1,000 आपने डिपॉजिट किया एट द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सो ऑन. तो अगर हमने कैलकुलेट करना है हमारे पास जो 3 साल तक के बाद जो इस एन्युटी है इसके सम क्या होगा, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है कि आपके पास $1,000 प्लस 1 प्लस जो 1 प्लस और इंटरेस्ट रेट है वो 1.07 हो गया, और 2 कहाँ से आया, 2 जो है 3 नंबर ऑफ ईयर है, 3 माइनस जो 1 है फर्स्ट टाइम पीरियड, फिर सेकंड टाइम पीरियड, एंड सो ऑन. अब इसी चीज को हम जो फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, किस में कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेल के अंदर, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो सके. Okay, now we have an Excel format. We have a cash flow occur at the end of the 3 periods, because हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी जो एन्युटी जो है वो एंड ऑफ द पीरियड होती है, और आर जो है हमारे पास कैपिटल वो $1,000 है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है
वो हमारे पास 7% है, और ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। तो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो बराबर किसके है, वो बराबर है आर, जो कैपिटल अमाउंट आपकी है, 1 प्लस आर, आई जो है इंटरेस्ट रेट है, एन नंबर ऑफ ईयर है -1, एंड प्लस n-2 प्लस n-3। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि आर जो है 1000 है, और 1 प्लस 0.7 इट मीन 7% इंटरेस्ट रेट है। की रेज पावर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और उसके बाद 3-1, 3-1 क्यों, क्योंकि 3 इयर्स है, तो n 3 हो गया, -1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3-2 हो गया सेकंड ईयर के लिए, सेकंड टाइम पीरियड के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 3-3 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास इसी तरीके से जो फार्मूला क्या आएगा, यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास, ये आपके पास फार्मूला बार में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल्स, इक्वल्स के बाद आप लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.07। 1.07 जो आपका है वो क्या है, 1 को, और आपने जो 1 को और आपने ऐड किया है इंटरेस्ट रेट को। रेज पावर 2 है, रेज पावर 2 जो है आप इसको रेज पावर 2 करेंगे एंड देन यू विल एंटर। अब लेट्स से वी कैन ट्राई, यहाँ लिखें इक्वल्स, इक्वल्स के बाद क्या 1000, उसके बाद लिखें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1.07। अब इसकी रेज पावर क्या है 2 एंड देन एंटर, देन यू हैव दिस वैल्यू। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करेंगे रेज पावर 1 के साथ, इसको कैलकुलेट करेंगे रेज की पावर 0 के साथ, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 3 जो एन्युटी की वैल्यू है आफ्टर 3 इयर्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप हर साल की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, इक्वल्स फर्स्ट टाइम पीरियड वैल्यू प्लस सेकंड टाइम पीरियड वैल्यू प्लस थर्ड टाइम पीरियड वैल्यू एंड एंटर। तो ये जो आपके पास वैल्यू है 3214.9, ये आपके पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है आफ्टर 3 इयर्स। सिमिलरली अगर हम इंटरेस्ट रेट चेंज करें, 6% कर दें, देन वी हैव अ डिफरेंट वैल्यू विद द सेम फार्मूला, सेम मैकेनिज्म, जस्ट हियर 1.06 रेज पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1.6 रेज पावर 1 आ जाएगा एंड 0। with the 7% interest rate you have a 3214.9, और with 6% interest rate 3183.6, और सिमिलरली अगर आप इसको इंटरेस्ट रेट को 5% करेंगे देन यू हैव अ 3152.5। तो ये तो आपके पास जो ऑर्डिनरी एन्युटी है, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन हो, अगर आपके पास जो कैश फ्लो कैपिटल गिवन हो, और आपके पास नंबर ऑफ टाइम गिवन हो, तो आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो so we have seen that in Excel sheet how we can calculate ordinary annuity, और हमारे पास जो given values होती हैं, given values के by using the interest rate, the capital amount and number of year, how can we calculate the future value of annuity for 3 years. So here we have example only for the with reference to 7%, but in Excel we have a change the interest rate to 6% and 5% to calculate the ordinary annuity for 3 years. अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि जो एन्युटी वैल्यूएशन का तरीका क्या है कि जब भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी उसको हम एट द एंड ऑफ द कैश पीरियड लेते हैं, जबकि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू जो है उसको एट द बिगिनिंग लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब आपके पास एन्युटी ड्यू होगी देन यू नीड टू यूज द नंबर ऑफ ईयर, मतलब एन, एंड अगर आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी होगी for the end of the year then you need to minus, let's say the example of annuity due। तो यहाँ हमारे पास ये जैसे मैंने एक्सेल शीट में हमने किया, इंटरेस्ट रेट 6%, 7%, 8% रख के 3 इयर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की। उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड अगर आप पीरियड 1 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है, 2 ईयर रखते हैं तो ये वैल्यू आती है, 3 ईयर और 5 ईयर तो ये 6% इंटरेस्ट रेट के साथ 1 to 5 पीरियड्स की वैल्यू है, ये 7% की वैल्यूज हैं, ये 8% की वैल्यूज हैं। तो अब हम सिमिलरली वी कैन आल्सो कैलकुलेट इन कैलकुलेटर, तो यू कैन यूज एन वाया दिस फंक्शंस कैलकुलेट योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी एन्युटी। सो अब हमारे डिस्कस करेंगे एन्युटी ड्यू जो है, उसमें हमारे पास क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू में जो गिवन कैश है फर्स्ट ईयर में, देन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू जो है इसमें देखें हमारे पास आर वैसे ही है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए एन नंबर ऑफ पीरियड है, करंट पीरियड के अंदर है, हम जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारा करंट पीरियड है इसलिए एन है,
उसके बाद हमारे पास जो अगला पीरियड है वो n-1 है, उससे अगला पीरियड जो है n-2 है, सो ऑन। जबकि हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पीरियड के अंदर हमें क्योंकि n नहीं था, क्योंकि हमें जो उसकी वैल्यू मिलती थी या रिसेप्शन मिलती थी आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, दैट्स व्हाई वी हैव -n-1। बट ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आप इनिशियली एट द बिगिनिंग फ्रॉम टुडे करते हैं, दैट्स व्हाई इज n जो उसके ईयर्स के बराबर। सिमिलरली हमारे पास अनदर एग्जांपल है, आपके पास $1000 है और $1000 को 7% जो इंटरेस्ट रेट से आपने सबमिट करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको भी एक्सेल में करते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू हमारे पास जो बिगिनिंग 3 नंबर ऑफ इयर्स है, कैश फ्लो अकर होता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, और बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड जो है वो एन्युटी ड्यू होता है। और सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या होगा, r इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की रेज पावर n। यहाँ पे n इसलिए है क्योंकि हमारे पास हम करंट टाइम पीरियड में स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन कंट्रेरी अगर आप हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी करते हैं तो हमारे पास n-1 है, क्योंकि हमें जो उसकी पेमेंट है रिसेप्ट आफ्टर 1 ईयर मिलनी है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो बिगिनिंग ऑफ द वैल्यूज है वो बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस आई। आई जो है इंटरेस्ट रेट है करंट टाइम पीरियड के अंदर। Similarly, you have a same formula. We can calculate is just like this. You can see 1000 multiplied by 1.07 raised power 3. इसका मतलब ये है कि आपके पास वो raised power 3 है, और आपके पास raised power 3 क्यों है, क्योंकि because you are in current in time of period, and then you can calculate it. Similarly, you have 1.07 raised power 2, and similarly you have a raised power 1. But in the ordinary annuity, here you have a raised power 0 because you have to use the value at the every end of time period, हर time period के end पर हमने उसको पे करना है। Similarly, we have a case 1 with a 7% interest rate. We have a future value of annuity due is this, and in case 2 we have a change the interest rate to 6%. Then we have a value of this, and if in the case of 5% we can calculate this value. So a similar formula, similar value given is that equal to 1000 multiplied by 1.05 is interest rate plus 1 raised power 3 and enter, and similarly this one and this one, and after that you have a need to sum, you need to sum all these three, इन तीनों को आपने sum करना है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो एन्युटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर वो ऑर्डिनरी हो, आइदर वो एन्युटी ड्यू हो। सो इन एग्जाम इन क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, अगर कैश फ्लो जो है वो एंड ऑफ टाइम पीरियड मेंशन है, then you need to calculate ordinary annuity, और अगर जो कैश फ्लो occur at the beginning of periods given है, then you need to calculate the annuity due। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन होंगी, कैश फ्लो होगी और गिवन होगा। यहाँ पे हमारे पास जो आर है, आर बेटा हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो है, कैश फ्लो है या प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप सबमिट करते हैं बैंक में, या आपकी रिसेप्ट अमाउंट है, वो आर है। तो दिस इज द ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, दीज आर टू काइंड्स। सो हमने कोशिश की लर्न करने की जो एन्युटी ड्यू जो होती है वो क्या होती है, एन्युटी जो ऑर्डिनरी क्या होती है, और हमने इसके कपल ऑफ एग्जांपल्स भी ली और हमने इसको ट्राई किया इन एक्सेल फॉर्मुलेशन एज वेल एज इन द फॉर्मूला। Okay, so now we have calculate the future value of annuity, simple ordinary annuity, and also we have learned कि हमने कैसे future value of annuity due calculate की। तो similarly आप number of years आपके पास given हो, आपके पास capital given हो, you can calculate for number of 4 year, 5 year, 3 year, तो आप इसे calculate कर सकते हैं। तो इनमें अगर आपके पास R given हो, आपको interest rate given हो, तो आप future value calculate कर सकते हैं। अगर आपके पास future value given हो, आपको R given हो, तो then you can also calculate the interest rate। तो similarly अगर आपके पास 3 में से 2 चीजें given हो, तो आप तीसरी चीज calculate कर सकते हैं। तो ये टेबल है जो उन्होंने यूज किया। इस टेबल के अंदर हमारे पास देखें कि डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम पीरियड है और डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस है जो उन्होंने यूज किया हुआ है, और डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि कैलकुलेट की। जैसे हमने एक्सेल में 3 केस लिए थे, 5%, 7%, 6%, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद हमारे पास जो अगर हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी है वो गिवन है, लेकिन आप उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले केस में हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, इस केस में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम जो सिमिलर फार्मूला यूज करते हैं,
present value is equal to principal component divided by 1 plus r. Similarly ये एक annuity है, annuity ये series है, इसमें हम सार each and every जो number of period है उसको add करेंगे and then we have present value of annuity. उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट है उसको हम कैसे चलाएंगे. सिमिलरली जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर आप कंपाउंडिंग नहीं करते तो गिवन इंटरेस्ट रेट आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है, और अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेट करते हैं ईच एवरी नंबर ऑफ पीरियड तो हम उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर होता है नॉर्मली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है. लेकिन यहाँ पे जो है कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है. कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ ईयर्स के साथ. यहाँ पे हमारे पास जो n है नंबर ऑफ ईयर्स है, यहाँ पे हमारे पास जो m है ये कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर है, और जो हमारे पास यहाँ पे pv है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है टुडे, और fv है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है इन nth ईयर. अब हम इसी तरीके से हमारे पास है कि अगर आप जो जूली है वांट टू इन्वेस्ट $1000 फॉर 2 years एट एनुअल इंटरेस्ट रेट. अब एनुअल इंटरेस्ट रेट से मुराद है कि एवरी ईयर कंपाउंडिंग इज इंटरेस्ट रेट इज 12%. अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास उसी तरीके से $1000 1 प्लस ये 12 के है 12% इंटरेस्ट रेट है डिवाइड बाय 1 का मतलब है कि एनुअली होता है, साल में एक दफा कंप्यूट होता है, दैट्स व्हाई वी हैव 1, और यही 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू देता है एनुअली आपको 12,054 ऑफ $1,000. और अगर आपका $1,000 आपने सबमिट किया बैंक में और 12% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आप कंपाउंडिंग जो है वो आपकी सेमी होती है, सेमी मतलब साल में 2 दफा होती है, तो इसका मतलब ये देखें बाकी जो फिगर वैल्यू सेम है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स पे, और जो नंबर ऑफ पीरियड्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो इस तरीके से आपका 1262 जो है आपका आता है. अब इसका मतलब देखा कि एनुअली जो कंपाउंडिंग हो रही है उससे हमें मिल रहा है 1254, सेमी एनुअली जो 2 दफा हो रही है उसमें मिल रहा है हम 1262. इस तरीके से जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, सिमिलरली क्वार्टरली करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर हम मंथली करेंगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, और अगर डेली करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 365 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे कंपाउंडिंग ज्यादा करते हैं वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम पीरियड है इसे डेली है, इसका मतलब है कि डेली की डेली आपका जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर जो डेली इंटरेस्ट रेट मिला वो आपकी कैपिटल अमाउंट में जमा हो गया. कल का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो किस पे मिलेगा, कैपिटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट. तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो हम डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट है, तो इसलिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हम कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट अर्निंग होगी. तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कंपाउंडिंग की, मतलब अगर डेली करेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, मंथली उससे कम होगा, क्वार्टरली उससे कम होगा, फिर सेमी एनुअली और फिर एनुअली. उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होता है 1 प्लस हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है. जैसे मैंने बताया अगर आप कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 1 प्लस आई जो है इंटरेस्ट रेट जो है नॉमिनल है जो गिवन इंटरेस्ट रेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स है, और जो पीरियड उसकी पावर है -1 करेंगे, देन यू हैव अ रियल जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे. तो इस तरीके से ये जो हमने पीछे डिस्कस किया हमारे पास जो इसकी कंपोनेंट है, तो इसमें हमारे पास अगर फ्यूचर वैल्यू हो, प्रेजेंट वैल्यू हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो और इसमें कंपाउंडिंग पीरियड भी गिवन हो, तो देन यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट फॉर ईच टाइम ऑफ पीरियड. उसके बाद हमारे पास जो इसका बेनिफिट या इफेक्टिव कहाँ से है, जैसे हमारे पास गिवन एग्जांपल में बास्किन वंडर्स है, वो $1000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट वो है वो 6% है, और 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्वार्टरली वो क्या उसको हम कंपाउंडिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल जो रेट है इंटरेस्ट रेट, एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है. उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 1 फार्मूला प्लस 6% इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टरली करते हैं 4 पीरियड है क्वार्टर के लिए करते हैं, तो रेज पावर 4 -1, तो हमारे पास कितना आया 0.614 आया. इसको हम मल्टीप्लाई 100 से किया 6.14% आया. इसका मतलब है कि अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका 6% है, लेकिन उसी अमाउंट के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कितना है 6.14, तो 0.4 मतलब ज्यादा है इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की। उसके बाद टुडे वी हैव अ लास्ट टॉपिक इज अबाउट अमोर्टाइजिंग अ लोन। लोन अमोर्टाइजिंग ये क्या है? बेसिकली लोन होता है जिसमें डिटरमिन करते हैं इक्वल जो पीरियडिक पेमेंट कितनी होनी चाहिए और रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल अमाउंट टू जीरो एट मैच्योरिटी वैल्यू। अब इसमें हम करते हैं कि इसमें हम इंटरेस्ट रेट और कैपिटल अमाउंट दोनों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम इक्वल अमाउंट ऑफ जो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड मैच्योरिटी वैल्यू जो लास्ट ईयर वो उसकी वैल्यू है वो जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजिंग करते हैं। अब लोन को बेसिकली आप कर क्या रहते हैं, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कम होती है विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पेमेंट मोड। यानी कि आपने पहली पेमेंट की, उसके बाद जो अगली पेमेंट के साथ आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो कम हो जाएगी, उसके बाद जो अगली पेमेंट करेंगे उसके साथ और कैपिटल अमाउंट कम हो जाएगी। यानी कि वो आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग जो आपका कैपिटल अमाउंट है वो डिक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट, यानी कि आप कैपिटल अमाउंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो ये आपका बेसिकली जो अमोर्टाइजिंग लोन है। अब इसको करते कैसे हैं? करने के लिए इसका पहला स्टेप ये है कि हम पेमेंट पर पीरियड निकाल लेते हैं, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट उनको ऐड करते हैं और दोनों को हम नंबर ऑफ पीरियड पे डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास जो पेमेंट जो है पर पीरियड निकल आती है। उसके बाद जो आपके सेकंड नंबर पे आप इंटरेस्ट रेट भी डिटरमिन कर लेते हैं और फिर आप जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दोनों को ऐड अप करते हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव अ बैलेंस। उस बैलेंस में प्रिंसिपल अमाउंट और डिवाइड बाय जो ईच टाइम ऑफ पीरियड को डिवाइड कर लेते हैं और इस तरीके से आप दोबारा जो स्टेप 2 है उसको रिपीट करते हैं। यानी कि पहले आपने पेमेंट कैलकुलेट की, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया, फिर दोनों को आपने मर्ज करके पेमेंट की, फिर अगले साल के लिए आपने दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट लिया, फिर आपने दोबारा उसको कैलकुलेट किया और अगेन आपने जो सेकंड स्टेप है वो किया, मतलब लोन दोबारा कैलकुलेट किया इंटरेस्ट रेट से और उसके बाद फिर आपने उसको पे आउट किया। जैसे यहाँ हमारे पास ये है कि हमारे पास जूलिया $10,000 वो बोरो करना चाहती है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, 12% इंटरेस्ट रेट है और अमोर्टाइज अ लोन इफ एनुअल पेमेंट आर मेड बाय 5 years। अब वो कहते हैं कि आप $10,000 उधार ले रही है, 12% इंटरेस्ट रेट पे ले रही है और वो 5 साल में पैसे वापस करेगी इक्वल अमाउंट में। उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 10,000। आर हमें जो है फाइंड आउट करना है कितनी पेमेंट वो करेगी अमाउंट्स में। जो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है एट 12% इंटरेस्ट रेट 5 नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वो उसकी 3.605 है। उसको जब हम डिवाइड करेंगे अमाउंट के पास, हमारे पास क्या आ जाएगा? $2,774 जो है वो उसको इक्वल अमाउंट में इक्वल रिसेप्ट में पे करेंगे विद इन 5 years। उसके बाद हमारे पास ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। आपके पास 0 ईयर है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ये देखें, पहले साल भी सेम अमाउंट है, सेकेंड ईयर भी सेम अमाउंट है, थर्ड ईयर भी सेम अमाउंट है, फोर्थ ईयर भी सेम अमाउंट है, फिफ्थ ईयर भी सेम अमाउंट है, लेकिन ये राउंड के जरिए जो 5 है। इसका मतलब है कि आपने जो पेमेंट अमाउंट है इक्वल करनी है ओवर टाइम पीरियड। ये इंटरेस्ट रेट है, पहले साल जो इंटरेस्ट रेट आपका है वो गिवन है, उसके बाद आपके पास अगले साल का इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद अगले साल का इंटरेस्ट है, उसके बाद अगले साल का इंटरेस्ट है। ये ओवर टाइम कम हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बेसिकली एवरी ईयर जो है पहले साल के बाद आगे जो इंक्रीज हो रही है और एंडिंग बैलेंस जो है ओवर टाइम वो है आफ्टर 5 ईयर वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम क्या करते हैं, जो अमोर्टाइजिंग करते हैं। लास्टली वी हैव बेनिफिट ऑफ द अमोर्टाइजेशन। इसके फायदे क्या हैं कि इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं टैक्सेबल इनकम से। सेकंड फायदा है कि जो डेट आउटस्टैंडिंग है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या आती है, यूज करती है फर्म डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ऑफ द फर्म के लिए। यानी कि जो उसको इक्वल अमाउंट जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं वो उसको यूज करती है डे टू डे एक्टिविटीज में इस्तेमाल करने के लिए। सो दिस इज टुडे लेक्चर और